सो आई वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन जिसमें हम लोग डेटा एनालिसिस की बात करने वाले हैं। और डेटा एनालिसिस की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि डेटा एनालिसिस क्यों करी जाती है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं डेटा डोमेन में जो डिस्कस करनी चाहिए। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर यू द वेदर इज वेरी बैड एट माई प्लेस, सो there can be some electricity fluctuations. So if meeting gets disconnected, don't worry about that. We can have another meeting tomorrow, right? I won't be able to text you or anything if something happens like this. Perfect. सो डेटा को एनालाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा कहाँ से आता है और ये क्यों जरूरी है, इसकी एक बार बात कर लेते हैं, राइट? तो जो डेटा है दिस कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। लेट्स से जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे यू हैव अ लॉट ऑफ यूजर बेस, लॉट ऑफ वीडियोस टू सर्फ फ्रॉम, ठीक है? और नेटफ्लिक्स को एक इशू आ रहा है, लेट्स से उनका जो डेटा है उनमें वो लोग देख पा रहे हैं कि लोग उनके पास आ रहे हैं बट नॉट परचेजिंग देयर सर्विसेज, राइट? तो उनकी सर्विसेज परचेज नहीं करने के कितने सारे कारण हो सकते हैं, वो कारणों को एनालाइज करने का तरीका है डेटा एनालिसिस, ठीक है? इसके अलावा लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और एक इंट्यूटिव तरीके से समझते हैं। सो लेट्स से आपकी एक वाटर सप्लाई एजेंसी है, यू हैव पाइपलाइंस लेड डाउन इन द होल सिटी, और आप काफी सारे घरों में पानी का सप्लाई करते हैं, राइट? आप देख रहे हैं कि हर एक घर की एवरेज कंजप्शन इतना है, बट आपका जो टोटल कंजप्शन आ रहा है दैट इज वे मोर देन द एवरेज कंजप्शन, राइट? और आपके पास हर एक घर का डेटा है, कहाँ से पानी जाता है, कहाँ से सेगमेंटेशन होता है एंड एवरीथिंग। तो अब आप घर घर जाके पूछें, दैट इज नॉट द गुड थिंग। आप पूरी पाइपलाइन को छान मारे कहाँ पे लीकेज है, दैट इज नॉट द गुड थिंग। आप इसमें एक एनॉमली डिटेक्शन अगर लगाएं कि इस घर से डेटा निकला तो इतना खर्च होना चाहिए था, यू नो, समथिंग सॉर्ट ऑफ अ डेटा एनालिसिस। तो इस तरीके की चीजें डेटा एनालिसिस के अंदर आती है। अब ये जो बहुत बड़ा डोमेन है डेटा साइंस, और इसके भी जो बड़ा डोमेन है दैट इज एआई। तो एआई इज सेगमेंटेड इनटू सम थिंग्स। आप लोग मेरे लिंक्डइन पे जाके अगर मेरे से कनेक्ट होंगे तो मैं ऐसा माइंड मैप्स शेयर करता रहता हूँ। So let me quickly give you a mind map of AI and everything. So if you want the mind map of AI, the whole application of AI, how does data science connected to AI and everything, please type BIO in the chat window. That means bring it on. And these things are not my original. I follow Siddharth Rajshekar a lot, if you know that person. So I learned this thing from him. So if you guys want to know the whole mind map of that thing, I can give you a quick presentation of that, and then we can start with the data analysis. Perfect. Okay, so we have a lot of applications for this. Where did I get the mind map? Just give me a second, guys. एक तो यार माफ करना, मैं ये पहली बार थोड़ा माइंड मैप्स पे सिखा रहा हूँ, तो I'm a bit new to this thing. So if something sounds like a bit unprofessional, please bear with me. Okay, so is the screen visible? Anyone of you type yes? Perfect. तो अब ये जो डेटा एनालिसिस वाली जो एक काइंड ऑफ वर्कशॉप या आप इसको कह सकते हैं, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि चीजें शुरू कहाँ से होती है, ठीक है? इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग। सो मेन थिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन ब्रेन्स और ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज इनटू द मशीन। और ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज क्या होती है? इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज होती है। सो लेट्स सी, इंटेलिजेंस जो होती है, मतलब इस संसार में इंटेलिजेंस जिस चीज को बोला जाता है उसको धीरे धीरे खोलना चालू करते हैं कि कैसे कैसे चीजें इस संसार में अवेलेबल हैं। तो पहली जो इंटेलिजेंस है दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस, जो हम ह्यूमंस के अंदर हैं।
दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा अभी ह्यूमंस के अंदर हैं, डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट, एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट, we have memory, we have things to process, we have a lot of input devices such as images, videos, audios through ears, smell, and we process it and learn things from our experiences, and we have certain skills and things, and that's how life goes on. Second is artificial intelligence, which you guys know. और इनके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, चैटबॉट्स हो गए, आप जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हो गई, राइट, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ऑटोमेटेड सर्जरीज आजकल हो रही है, राइट. इंटेलिजेंट साइबर सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, आपने इंटेलिजेंट बॉट लगा रखा है दैट इज एनालाइजिंग योर सिक्योरिटी इश्यूज, राइट. एंड द फोर्थ थिंग इज द थर्ड थिंग इज, तो ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें कॉमन क्या है, वो कॉमन चीज हमें पता होनी चाहिए, राइट. कॉमन चीज मतलब कोई ऐसी चीज जो हम ह्यूमंस भी करते हों, और ये मतलब फिक्स सेट ऑफ क्वालिटीज जो ह्यूमंस में भी है और मशीन्स में भी अगर आ जाए तो वी बोथ कैन बी सिमिलर. तो वो कॉमन चीजें हैं. द फर्स्ट थिंग इज एस्टिमेशन. ये मैं अपने सेशंस में बताता हूँ वैसे तो, बट अगर आप नए हैं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ माई कोर्सेज और एनीथिंग, राइट. तो फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग. दैट मीन्स अगर आप कभी घर से बाहर जा रहे हैं तो आप सोचते ही हैं कि भैया बारिश होगी कि नहीं होगी, तो मैं छत्ता लेके जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है. स्टॉक प्राइसेस को हम ह्यूमंस काफी हद तक, जो लोग रियली इन्वेस्ट करते हैं, वो सोचते तो हैं कि यार मार्केट में ये चल रहा है, दैट्स हाउ आई शैल बी इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग, ये हो सकता है. तो ऐसी क्वालिटीज एक नॉर्मल एक कुत्ते में नहीं मिलेगी आपको क्वालिटीज, राइट. तो ये है इंटेलिजेंट क्वालिटीज. इसमें सबसे पहली है टू एस्टिमेट थिंग्स और टू प्रिडिक्ट थिंग्स. सेकंड इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स. आप जा रहे हैं, आपको एक तो कुत्ता दिखा और एक बिल्ली दिखी, तो यू ऑलरेडी नो कौन सा बिल्ली है और कौन सा कुत्ता है. आप अपनी कार और पड़ोसी की कार में फर्क कर पाते हैं, राइट. दिन और रात का आपको फर्क पता है. तो चीजों के बीच में अंतर बता सकते हैं आप, जैसे भी आपको सिग्नल मिल रहा है ब्रेन को. आप में ग्रुपिंग की कैपेबिलिटीज है. आप कभी नए कॉलेज में जाते हैं तो पूरे कॉलेज को तो दोस्त नहीं बना लेते, वहां पे आप गिने चुने दोस्त बनाते हैं कि भाई जिनके साथ आप रेजोनेट करते हैं, राइट. रिकमेंडेशंस की आपकी क्वालिटी होती है, जैसे आपकी क्या मतलब हर इंसान की होती है. अगर कोई आप मूवी देखें, कोई बुक पढ़ें, तो आपको पता है हाँ यार मेरा ये दोस्त है, इसको ये पसंद आ सकती है, दैट्स व्हाई आई शैल बी रिकमेंडिंग दिस थिंग टू हिम, राइट. सो दैट्स अबाउट द टास्क्स that we humans do, and if we implement these tasks in machine, so that machine can be called as an artificially intelligent machine, right. So I hope this thing is clear. और अब हम चलते हैं आगे. तो अब हम समझेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स में कैसे इंप्लीमेंट की जाती है. जस्ट अ क्विक ओवरव्यू. तो वो होता है दो तरीकों से, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से, ठीक है. इसके अलावा और चीजें हैं, वो क्लासिकल एआई में आती है काफी चीजें, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट आर गोइंग इन इंडस्ट्री. तो दोनों में सेम चीज है, मोस्टली चीजें सेम है, बट अगर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं तो मशीन लर्निंग इज केपेबल ऑफ डूइंग, नॉट केपेबल ऑफ डूइंग, बट ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं. 3 पार्ट्स क्या होते हैं वो तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि काफी टाइम निकल जाएगा, बट हम ये देखते हैं कि तीनों पार्ट से क्या क्या काम हो सकता है. So supervised machine learning can do estimation and differentiation between objects for you. Unsupervised machine learning can do grouping and recommendation for you. And reinforcement machine learning can make decisions for you. Same is for deep learning, but इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि ये भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट काम करती है, जिसमें वो सारे काम हो सकते हैं जो मशीन लर्निंग से होते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है दैट इज जनरेटिव एल्गोरिथम्स, जो कि ऑल्दो आप इसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, बट उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती, दैट्स व्हाई वी डू इट यूजिंग द डीप लर्निंग. तो जनरेटिव एल्गोरिथम्स की मदद से आप फेक इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, फेक वीडियोस बना सकते हैं, फेक ऑडियोज बना सकते हैं. मतलब किसी इंसान की फेक ऑडियो जनरेट कर सकते हैं आप, किसी इंसान के फेक वीडियोस बना सकते हैं. लेट्स से you're generating somebody playing golf और उसको गोल्फ खेलना भी नहीं आता, so that is possible with this thing, right. So ये बेसिकली इस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है चीजें. और एप्लीकेशंस डेटा साइंस की ऑब्वियसली मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस का सबसे जो ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है दैट इज डेटा साइंस. और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इंडस्ट्रीज यूज कर रही है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन काफी बैंक्स यूज करते हैं. Even there is a certified fraud detection course also available. People do that a lot. Healthcare के अंदर a lot of things are happening. That is medical data analysis,
आपके कोई डिजीज हो गई तो एनॉमली आप देख सकते हैं, काफी चीजें हैं जो फिटनेस ट्रैकर्स हैं, इनका डेटा एनालाइज हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है। जेनेटिक्स को देखा जा रहा है, जो आपका कोरोना वायरस है इसके पता नहीं जेनेटिक स्ट्रक्चर को लेके काफी रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फोकसिंग ऑन एआई। मेडिसिन डिस्कवर करी जा रही है। अगर आप अभी यूट्यूब पे जाएं तो अभी नहीं, मतलब सेशन के बाद, तो यू विल सी देयर इज अ चैलेंज, देयर वाज अ चैलेंज बाय सिराज रावल। ही इज अ वेरी गुड, नॉट वेरी गुड बट अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर हु इज focused around AI and machine learning. So he has just you know released a challenge जब कोरोना वायरस आया था कि आप इसकी दवाई बनाएं using AI, you generate that molecule that can bind with the coronavirus and then can kill it. So that is also happening. Patient assistance जो नर्स है, अब आप देखें कोरोना वायरस वाले सिचुएशन में, यही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यही सबसे ज्यादा कनेक्ट करेगा आप लोगों को। तो लेट्स से जो कोरोना फ्रंटियर जो वर्कर्स हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, जैसे जो नर्स होती है या फिर जो वार्ड बॉयज होते हैं, तो द पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे हैव टू वेयर द पीपीईज एंड हैव टू वर्क इन अ वेरी वेरी यू नो स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो वहां पे अगर कोई रोबोटिक या कोई ऐसी चीज लगा दी जाए दैट कैन रिड्यूस देयर जॉब, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल थिंग। Search engine works on a lot of algorithms focusing data science, although there are some classical algorithms भी हैं। तो वो चीज़ें हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो आप देखते हैं, फेसबुक एड्स और यहाँ पे जो एड्स दिखाए जाते हैं आपको, ई कॉमर्स में जो रिकमेंडेशंस होते हैं, इमेज रिकॉग्निशन होती है, स्पीच रिकॉग्निशन होती है, रूट प्लानिंग, जैसे आपकी कोई एयरलाइन कंपनी एंड यू वांट टू प्रेडिक्ट डिलेज, तो डिलेज किस किस चीज़ों से आ सकते हैं, कैसे आप उसको रिड्यूस करें, एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग डेटा एनालिसिस। कस्टमर को उसके स्टेटस के हिसाब से आप उसको सर्विस रिकमेंड करें, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है कि भाई ये काम आप डेटा साइंस से कर सकते हैं। अब मैं डेटा साइंस को दो पार्ट्स में तोड़ना चाहूंगा, ठीक है। दो पार्ट्स क्या होंगे? एक तो हो गया इसका एनालिटिक्स पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। फर्क क्या है? जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट फोकसेस मोर ऑन बिजनेस, कि आप बिना किसी हैवी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करे, बिकॉज आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, कोई एप्लीकेशन नहीं बनानी दैट कैन हेल्प पीपल और डू समथिंग। आप बस देखना चाहते हैं कि मैं मेरे बिजनेस में ज्यादा सेल्स कैसे लेके आऊं, अच्छी लीड्स कैसे कन्वर्ट करूं, या फिर और भी काफी सारी चीजें, रिस्क कैसे प्रिवेंट करूं। तो मैं कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूं यहाँ पे, आई एम जस्ट एनालाइजिंग माई थिंग्स। और वही चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा मशीन लर्निंग कोर्स नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। वहाँ पे पूरे के पूरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिस्कस हैं, सारे एप्लीकेशंस डिस्कस हैं विद मैथमेटिक्स, सब कुछ है। आप जाके देख सकते हैं kaiclass.com/ml कोर्स। और अभी हमने एक ऑफर चला रखा है जिसमें we're giving you 93% off due to this COVID-19. So you can get the course which is priced around 8,000 or something at just rupees 530. You can go and check out that. बाकी जो ये दो क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताए, इसमें जो एक क्लासिफिकेशन है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी का जो पार्ट है वो मेरे एमएल कोर्स में डिस्कस करता हूँ, साथ में लाइव बैचेस जो चलते हैं उनमें डिस्कस करता आ रहा हूँ अभी तक, राइट। तो ये जो चीज है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये ढूंढना मुश्किल होता है, इसके सेशंस कम होते हैं, पीपल डोंट फोकस ऑन डेटा एनालिसिस मच, पीपल टीच मशीन लर्निंग एंड देन लीव द स्टूडेंट, बट दैट्स नॉट द थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। मशीन लर्निंग तो आसानी से की जा सकती है यूजिंग मॉड्यूल्स, बट यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट काम आता है, राइट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट द डेटा analysis part, but before starting that, I'd just like to take a quick feedback. What is your excitement score between 0 to 10? 10 being the most excited, 0 being least excited. That sounds nice. Perfect. तो guys दोबारा बताना चाहूंगा, थोड़ा weather is not in the favor, so if something unexpected happens, please be with me. तो डेटा एनालिसिस को शुरुआत करने से पहले ये जो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं ये मैं आपको बता दूं। तो जब भी कोई बिजनेस में एक डेटा एनालिसिस या एक डेटा एनालिस्ट आता है, so that person has to add its creativity. उसको डेटा दे दिया जाता है and then they say you do whatever you want to do. फिर they ask कि यार हमें ये चाहिए, can you do this? तो ऐसे करके अलग अलग तरीके के काम होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे कामों को अप्रोच करने का या फिर इसको सॉल्व करने का तरीका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिफाइंड है।
ठीक है। अभी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका हम पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें पॉसिबल होती है, किस चीज से हमें क्या मिलता है और इन दी एंड पूरे काम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। फिर धीरे धीरे जब हम फ्यूचर सेशंस करेंगे उसमें आपको एक एक चीज करके बताऊंगा क्या चीज है, पाइथन में आप कैसे कर सकते हैं, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे। तो ये 15 दिन की हो या 20 दिन की हो, मैं ये चलाने वाला हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर दिस, जो लोग कोर्स में नहीं है उनसे, राइट। तो सबसे पहली है दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मतलब आपके पास कोई डेटा आया, इफ दैट डेटा इज क्लीन्ड, मतलब इससे पहले एक प्रोसेस और होता है दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस से पहले। वो प्रोसेस अलग है, वो आपका काम नहीं है। अभी आपको समझना है कि आपके पास एक क्लीन डेटा आ गया, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डेटा अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था अभी, कि अगर आपकी एक पानी सप्लाई करने की सर्विस है तो उसमें मान के चलिए आपके पास बहुत सारे फीचर्स है कि भाई कहाँ कहाँ पानी सेगमेंट हो रहा है, किस किस घर में जा रहा है, घर की आईडी, उस हिसाब से कितना कंजप्शन है और वो सब कुछ, राइट। तो उसके बाद में आपको देखना है कि मेरी सप्लाई कहाँ से जा रही है या फिर कहाँ से चोरी हो रही है या फिर जो भी चीज हो रही है, एनॉमली डिटेक्शन, वो सब चीजें। तो वहां तक पहुंचने के कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स अब हम शुरू करने वाले हैं थ्रू डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पार्ट, जो कि सबसे पहली चीज होती है, राइट। एंड दैट फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं, अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब मेरा डेटा कहना क्या चाह रहा है, मतलब उससे आप समझ तो नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा है, बट आपको पता लगेगा हाँ यार ये मेरे डेटा के कुछ बुलेट पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि आपने ना बेसिकली डेटा को समराइज कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बट जो आगे के स्टेप्स हैं इनमें ये जरूर काम आता है, राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा में सेंट्रल टेंडेंसीज देख लेनी है। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है कि आपके जैसे मान के चलो 10 तरीके के फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू मेक इट ग्राफिकल हेयर, सो लेट मी जस्ट डू दैट आल्सो फॉर यू। तो मान के चलिए आपका जो डेटा है, सॉरी, तो इसमें कुछ फीचर्स हैं आपके पास, ओ मैन। तो इसमें यू हैव सम फीचर्स और हर एक फीचर पे एक सेंट्रल टेंडेंसी कंप्यूट करी जा रही है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अगर फीचर में कुछ नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है, जो भी पैटर्न में नंबर्स इसमें लगे हुए हैं, उन सबका एक सेंट्रल स्कोर हो, जो सिंगल स्कोर सभी नंबर्स का एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दे, हाँ यार ये इसमें बता रहा है। तो वो सेंट्रल स्कोर आप निकालेंगे और वो सेंट्रल स्कोर किस किस तरीके के होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो तो हम सीखेंगे। बट एक बार आइडिया दे दूं मैं आपको कि बेसिकली मीन, मीडियन और मोड आप देखते हैं। दिस इज द बेसिक एनालिसिस दैट यू डू, कि आपका डेटा का मीन कहाँ आ रहा है, मीडियन कहाँ आ रहा है, मोड क्या आ रहा है, क्या ये चीजें होती है, वो तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और इनकी मदद से फिर आगे जाके आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा में एनोमलीज देख सकते हैं, क्या गड़बड़ है, वो सब चीजें देखी जाती है, राइट। मीन मीडियन मोड के बाद आप देखते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब आपका डेटा कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कितनी ज्यादा वैल्यूज दूर दूर है। जैसे मान लो अगर एक फीचर के अंदर मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1000 और एक फीचर के अंदर मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 10, तो उसकी वेरिएंस कम है। और जिसमें 1000 थी उसकी वेरिएंस ज्यादा है, वो डेटा ज्यादा फैला हुआ है। तो इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा कौन से मशीन लर्निंग मॉडल में जाके आपको क्या बेटर परफॉर्मेंस देगा, या आपको डेटा कैसे प्री प्रोसेस करना है, वो सब चीजें, राइट। तो फर्स्ट वाली चीज हमें हेल्प करती है टू डिटेक्ट एनोमलीज, और सेकंड वाली चीज हमें बताती है कि डेटा मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तीसरा है डाइवर्जेंस, और इसमें दो चीजें निकालते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस बेसिकली आपके सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से निकाली जाती है, और ये आपको डेटा में बताता है कि डेटा किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, या फिर ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, बट बेसिकली इट टेल्स यू कि मतलब पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली इससे आपको पता लगता है कि डेटा में आउटलायर्स कहाँ पे है। आउटलायर्स मतलब जैसे मान के चलो आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, स्कूली स्टूडेंट्स का डेटा है, और स्कूली स्टूडेंट्स के डेटा में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूली मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उस डेटा के अंदर सबके मार्क्स लेट डाउन है, राइट।
आपके स्कूल का एवरेज जो परफॉर्मेंस चार्ट है, लेट्स से 0 से 100 के अंदर एवरेज बच्चे 70 to 60 स्कोर करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही होता होगा शायद, ठीक है। लेकिन उसमें कई आउटलायर्स भी होंगे जो टॉपर्स होंगे, और वो आउटलायर्स किसी डेटा में है या नहीं इसका पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका मशीन लर्निंग मॉडल या फिर जो भी मॉडल आप बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका एनालिसिस इन चीजों से किया था। तो बेसिकली आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की मदद से अपने डेटा को समझ रहे हैं कि मेरा डेटा बेसिकली है क्या, राइट। तो अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपको थोड़ा सा समझ आया या क्लियर है या लगता है यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या मजा आ रहा है, प्लीज टाइप CLR इन द चैट विंडो, और वो सभी करें, सभी लिखें चैट विंडो के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नेक्स्ट स्टेप अब हम आते हैं दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। फर्स्ट हमने समझा कि भैया डेटा मेरा क्या कह रहा है, क्या है, सब कुछ जाना मैंने। अब मुझे देखना है कि जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। समझ में आ रही है आपको? धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सोल्यूशन पे कि मेरा डेटा जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, और वो होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर क्या चीजें होती है, इसके अंदर आप देखते हैं एनोमली क्या है। ठीक है, पहले एनोमली को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ये काम हो रहे हैं जिनकी वजह से एनोमली आ रही है, और उससे फिर धीरे धीरे आप प्रॉब्लम बिल्ड करते हैं, देन यू गिव द सोल्यूशन। कोरिलेशन एनालिसिस भी इसके अंदर आता है। कोरिलेशन क्या होता है, जैसे दो फीचर्स हैं, अगर आपके कोई भी डेटा है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो आपके एक कॉलम में कोई वैल्यू चेंज होती है, उसकी मदद से दूसरी कॉलम की वैल्यू भी चेंज होती है। लेट्स से आपका एक कॉलम है कि आप पानी कितने बजे रिलीज करते हैं अपनी जहाँ जो भी आपका सप्लाई हेडक्वार्टर्स है, तो आप मान लो पूरे दिन में 5 बार पानी सप्लाई करते हो, ठीक है। सुबह 8 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 5 बजे और 8 बजे, ठीक है, रात को। तो मैंने क्या बोला था, 10, 2, 5, 8, ये तो 4 हुए, ठीक है। तो मान के चलिए आप 4 बार पानी सप्लाई करते हैं, और इसको थोड़ा सा अपन ना ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान के चलिए आप अ, हम्म, ये कौन सी अनोमली हो गई, इट्स नॉट लेटिंग मी ड्रॉ एनीथिंग। तो अपन बनाते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 1, 2, 3 और 4 बार पानी सप्लाई करते हैं, और देन यू सी के मेरे पानी सप्लाई करने के टाइम की वजह से पानी की कंजप्शन कितना होता है, राइट। अगर मैं सुबह 8 बजे करता हूँ, 10 बजे करता हूँ, 2 बजे करता हूँ, 5 बजे करता हूँ, इस हिसाब से सप्लाई किस हिसाब से चेंज होती है, राइट। कंजम्पशन किस हिसाब से चेंज होता है, राइट। तो वो चीजें बेसिकली कैन टेल यू, वो मतलब आप पता लगा सकते हैं कोरिलेशन की मदद से कि मेरे पानी के टाइम की वजह से कौन से फीचर्स अफेक्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? पानी कितने बजे मैं रिलीज करूं, उससे कौन से फीचर्स को फर्क पड़ता है। तो एक तो कंजम्पशन को फर्क पड़ता होगा, मे बी अगर आप दिन में करते हैं तो आपकी पाइपलाइन गर्म होती होगी, मशीन में ज्यादा दिक्कतें होती होगी, तो उसको वैसे फर्क पड़ता होगा, भाई मेंटेनेंस ज्यादा आती है उस टाइम पे, वैसी चीजें। तो ये कोरिलेशन एनालिसिस है, और इसके अंदर आप एक स्कोर निकाल लेते हैं, फीचर्स के बीच का एक नंबर आ जाता है आपके पास, और उस नंबर की मदद से यू बेसिकली गेट टू नो कि कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये कोरिलेशन गिव्स यू फर्क या फिर इफेक्ट ऑफ अ फीचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ अ फीचर ऑन द नेक्स्ट फीचर और नेक्स्ट कॉलम, राइट। फिर आता है रिलेशनशिप एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल या मशीन लर्निंग की तरफ जाता है कि आप देखते हो रिग्रेशन की मदद से कि कौन सा फीचर किसी और फीचर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे हम प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, बट उन्हीं रिग्रेशन रिग्रेशन टेक्निक्स की मदद से बेसिकली वी ट्राई टू सी कि आप इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा एडवांस कोरिलेशन है। कोरिलेशन जो आपको बता रहा है उसके अलावा आप देख सके कि मैं मतलब अपनी जी जान लगा के बेसिकली देख पा रहा हूँ कि मेरे ये दो फीचर ये वाली बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हम रिग्रेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे हम पता लगाएंगे कि जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो अब अगर आपको ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस का ओवरव्यू एकदम क्लियर है, प्लीज अगेन टाइप CLR2 इन द चैट विंडो, CLR2, राइट। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे CLR लेते लेते पूरे सेशन को कंक्लूड करेंगे, और फिर हम सेशन को कंक्लूड करके डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग जब होगा जब करेंगे। परफेक्ट।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर द रिस्पॉन्सेज। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस, राइट। प्रिडिक्टिव एनालिसिस अगेन फोकसेस मोर ऑन मशीन लर्निंग। जो आपने यहाँ रिलेशनशिप एनालिसिस किया था, दैट डज नॉट प्रिडिक्ट बट इट गिव्स यू बिहेवियर ऑफ योर फीचर्स, या वो कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, या ट्रेंड क्या है। बेसिकली ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में 3 चीजें आ जाती है, मोटी मोटी 3 चीजें, और भी हो सकती है बट मैं यही सोच पाया हूँ अभी तक। और होगी तो अगर आपको मिले जरूर आप मेरे पास आइए, मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करूंगा वो चीजें। तो पहली चीज है फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग के कुछ एग्जांपल हो गए कि भैया आप वाटर सप्लाई की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिजली बोर्ड में आप बेसिकली मैनेजर हैं, और वहां पे आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्यों बढ़ रही है, क्या फीचर्स हैं, इकोनॉमी से किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे मान लो अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी किसी इंसान की, तो वो ज्यादा अप्लाइंसेस लेके आएगा, ज्यादा अप्लाइंसेस कंज्यूम करेगा, तो बेसिकली आपकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो आपको ये सारे फीचर्स एनालाइज करने पड़ते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है, तो उनका यही बेसिकली काम होता है, टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज बेस्ड अपॉन कस्टमर फीडबैक, राइट। अब वो वाले जमाने गए जब फोन कर करके पूछते थे आप, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा, डेटा टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग। सेकंड इज वेदर स्टॉक्स, जो आप जानते हैं, मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इनटू दिस इज प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन के अंदर लेट्स से अगर इंडस्ट्रीज हैं, तो आई एम एक्चुअली इन टच विद द कंपनी हु डील्स विद द द इंडस्ट्री मशीन्स और उनका पूरा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड थिंग्स। तो मशीन फेलियर एक बहुत ही हॉट टॉपिक है अगर आप इस चीज में काम करना चाहें। दैट इज इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पे आपकी मशीन्स इंटेलिजेंट होगी। इंटेलिजेंट मतलब नॉट द एआई इंटेलिजेंट, वो टर्मिनेटर वाला इंटेलिजेंट नहीं, बट बिट ऑफ प्रिडिक्टिव मशीन्स जो अपना मेंटेनेंस कुछ हद तक खुद कर ले, या फिर आपको बता दे भैया मेरे को ठीक कर दो आप, राइट। तो मशीन बहुत ज्यादा डेटा निकालती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सीएनसी मशीन्स? if just please type yes in the chat window if you have heard about CNC machines. तो काफी लोगों ने सुना है सीएनसी मशीन्स के बारे में। व्हाट आर सीएनसी मशीन्स? अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो शुरू शुरू में शायद एक वो लेथ मशीन चलानी सिखाई जाती है आपको, जिसमें यू बेसिकली यू हैव अ रोटेटिंग थिंग, और उसमें से घिस घिस के आप टूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सीएनसी मशीन्स आर ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स, राइट। तो उसकी मदद से ये जो मेटल की चीजें बनती है, जो पुर्जे बनते हैं, नो एक रॉ मेटल के पीस को घिस घिस के काट काट के, तो वो चीजें ऑटोमेटिक करती है। और उसके अंदर क्या होता है, अगर टूल जो है आपका वो टूट जाए, टूल क्या होता है जो घिसता है आपके लोहे को। मैं इसका एक एग्जांपल आपको विजुअल दूं थ्रू गूगल, तो सो दैट्स हाउ यू कैन सी। Yeah, I don't know, my mouse is disabled or what, but not able to get it. तो इस तरीके की कुछ मशीन्स होती है जिसमें एक टूल होता है जो काटता है आपके लोहे को, राइट, इस तरीके से। दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। अब इसमें डिजाइन डालिए, आपको बना के देगा। तो ये जो टूल है ये टूटता बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिस इज द मेजर पार्ट हैपनिंग। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, अंदर कुछ खराबी हो गई, और बेसिकली जब टूल टूट जाता है ना, तो आपको रॉ मटेरियल खराब हो जाता है। तो वो चीज का पहले ही पता लगा लेना कि भाई टूल में स्ट्रेस, स्ट्रेन और क्या वो सिग्नल दे रहा है, उससे आप क्या एनालाइज कर सके, वो सब चीजें। कस्टमर चर्न जो सेकंड है हमारा एप्लीकेशन, उसमें मतलब जैसे कोई कंपनी है, लेट्स से कोई एयरटेल या जियो ऐसी कंपनी है, दे वांट टू प्रेडिक्ट कि उनका कस्टमर कब उनको छोड़ के जाएगा। तो कस्टमर छोड़ के जाता है तो उसका कुछ ना कुछ पैटर्न तो वो फॉलो करता होगा, कि भाई कम रिचार्ज कराने लग गया, या फिर उस सिम में रिचार्ज ही नहीं करा रहा, या फिर लेट्स से उसको आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आ रही, तो कुछ भी चीजें यार, लेट्स से उसकी इंटरनेट कंजम्पशन कम हो रहा है, क्या कुछ भी व्हाटएवर। और उसकी इन चीजों की मदद से यू कैन प्रेडिक्ट अ स्कोर कि भाई हाँ, दिस कस्टमर इज मोर इनटू गेट आउट ऑफ योर कंपनी, एंड यू कैन जस्ट डू सम सेल्स कॉल और ईमेल्स बेस्ड अपॉन दैट। और ये जब ऐसी चीजें ऑटोमेटिक होती है ना, जब बहुत बड़े डेटा पे आप ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो कस्टमर सर्विस होती है दैट गेट्स इम्प्रूव्ड। आई यूज्ड टू वर्क विद अ ब्रिटिश कंपनी जहाँ पे मैं ऐसी चीजों पे काम करता था। आई हैड टू प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर, एंड देन जस्ट इंस्ट्रक्ट देम टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट।
तो वो सब चीज़ें वहाँ होती थी। इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग, जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है, जो आपकी 4 व्हीलर्स होती है, एंड आई गेस इवन इन सम ऑफ द 2 व्हीलर्स एज़ वेल, इट इज़ कमिंग दीज़ डेज़। तो वो बेसिकली सारे सेंसर्स से कनेक्टेड होती है और आपका एनवायरनमेंट फीडबैक लेके, आप किस तरीके से चला रहे हैं वो फीडबैक लेके, कौन सी सर्विसेज आपने चालू कर रखी है कार के अंदर, उस हिसाब से इंजन की पावर, पेट्रोल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई, इनको कम ज्यादा करता है। दैट इज अ सस्ती गाड़ियों में इट इज मोर ऑफ अ स्टैटिक थिंग, महंगी गाड़ियों में ज्यादा सेंसर्स हैं तो इट इज मोर स्मूथ। जब भी अगर आप लेट्स से इफ यू ड्राइव अ बीएमडब्ल्यू, और अगर पुरानी बीएमडब्ल्यू मैनुअल इफ यू ड्राइव, अभी तो सारी ऑटोमेटिक है, तो अगर आप उसको लेट्स से आपने एसी ऑन करके सेकंड थर्ड गियर पे चला रहे हैं, और लाइक जो लोग ड्राइविंग जानते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जो नहीं जानते वो शायद रिलेट ना कर पाए, बट वो गाड़ियां झटके कम खाती है। ठीक है, आप अगर ज्यादा लोड पे, हाई गियर ज्यादा लोड पे उठाएंगे तो झटके कम खाती है, जस्ट बिकॉज उसका ईसीएम ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जो सस्ती गाड़ियां हैं, लेट्स से सम मारुति और समथिंग, वो ज्यादा आपको दिक्कतें देगी चलाने में, सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज नॉट दैट स्मूथ। तो उन गाड़ियों में भी आप इंजन हेल्थ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये पता नहीं कोई कंपनी कर रही नहीं कर रही, आई डोंट नो, बट दिस इज द फ्यूचर थिंग दैट शुड बी हैपनिंग। और इसीलिए हर इंडस्ट्री के अंदर पीपल नीड डेटा एनालिस्ट्स, पीपल नीड डेटा साइंटिस्ट्स, बिकॉज दे कैन इम्प्रूव देयर सर्विसेज। और कस्टमर को खुश रखने से बढ़िया काम क्या हो सकता है? आपका कोरोना वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, वर्ल्ड वॉर आ जाए, जब तक इस दुनिया में लोग हैं, जब तक सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं तो जॉब्स हैं, लोग हैं तभी तो सर्विसेज हैं, लोगों को चाहिए सर्विसेज। ठीक है, और जब तक सर्विसेज हैं, जैसी डिजिटल चीजें हैं, अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स हैं, तो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की डिमांड है। सिंपल सी चीज है। कोरोना वायरस के बाद सब घर पे बैठ गए, दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग मोर इंटरनेट, जनरेटिंग मोर डेटा, दैट विल डेफिनेटली, आप देखना रिसेशन, ये रिसेशन में है हम, जो 2008 में रिसेशन आया था उसके बाद में भी काफी स्टार्टअप्स निकल के आए थे। तो अभी रिसेशन है, इसके बाद में भी कई स्टार्टअप्स निकल के आने हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स ऐसा लगता है कि डिजिटल या फिर ऐसी चीजों को फोकस करेंगे जहाँ पे डेटा जनरेशन होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्किल हो गई जो आप अभी अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स करके। तो मैं आपको एक बस आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग आफ्टर दिस कोरोना वायरस थिंग, राइट? तो लाइक दैट्स अबाउट इट। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास लीड्स आती है, जो लोग थोड़ा सा बिजनेस वगैरह से कनेक्टेड नहीं है। लीड्स क्या होती है? आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स जो होते हैं ना, जिनका जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर आप किसी तरीके से उनसे कनेक्ट होते हो, फ्यूचर में आपको कोई सेल्स क्लोज करनी है, उस हिसाब से भी कॉल दोज पीपल लीड्स। और आप उन लीड्स को ऑटोमेटिक सेगमेंटेशन कर सकते हो। अभी क्या होता है, जो भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जो डेटा बनता है लीड्स का, उनको मैनुअली सेगमेंट किया जाता है कि हाँ ये वाली लीड है, अभी हॉट है, वार्म है, इस तरीके से। देन दे डू डिफरेंट ईमेल कैंपेनिंग्स ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। तो ये सब काम आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और जहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है ना, वहाँ पे एरर कम हो जाते हैं, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डिजीज सिम्टम्स सेगमेंटेशन। अभी जैसे मैंने इस ग्रुप के अंदर वो शेयर किया था आपको, एक टीम प्रोजेक्ट, तो वहां पे द पीपल आर ट्राइंग टू डू अ केगल सोल्यूशन, जो कि सबसे पहला है। मैं देखना चाहता था कि केगल कैसे सॉल्व करते हैं। सब अगर अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ कंसल्टेंसी सिस्टम। तो काई विल बी ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ थिंग, जहाँ पे वी हैव पीपल दैट कैन वर्क ऑन deep dive statistical analysis that people can do, and I'll be instructing all all of the people who are working. तो वो सब चीजें हैं, और उसके अंदर दे हैव द चैलेंज दैट दोस पीपल आर डूइंग। उसमें जो रीसेंट चैलेंज है दैट इज सम डिजीज क्लासिफिकेशन और समथिंग बेस्ड ऑन द इमेजेस। तो वहां पे उनको इमेज को सेगमेंट करना होगा कि भाई उस फोटो में उनको क्या क्या दिख रहा है और समथिंग, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया सही टाइम पे तो सही है, अदरवाइज वेट करिएगा जब नेक्स्ट मैं राउंड निकालूंगा इसका, और टीम्स बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे, एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, राइट? सब अगर सही चलता है तो परफेक्ट। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो जिनको ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस समझ आया, प्लीज टाइप CLR3 इन द चैट विंडो। जिनको नहीं आया, दे कैन आस्क योर क्वेरीज, एंड क्वेरीज शुड बी वेरी वेरी प्रीसाइज। अगर आपकी क्वेरी प्रीसाइज नहीं है, दैट मीन्स आप फोकस नहीं कर रहे थे इसके अंदर, राइट? अगर कोई छोटी चीज समझ नहीं है कि कुछ यहाँ में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन।
I can do it again. But if you say you just explain me the whole session again, that's not possible, right? Okay, so it's clear to everyone. And let me ask one more question. जब आपने शुरू में इस सेशन को ज्वाइन किया था, आप सभी ने लिखा था आपका एक्साइटमेंट स्कोर 10 था, 10 था, 10 था. अजिंक्य हैज अ स्पेशल स्कोर ऑफ 10.5. तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आपका स्कोर 0 से 10 में बढ़ा है या कम हुआ है? तो आप बढ़ा है तो प्लस लिखिए, कम हुआ है तो माइनस लिखिए. चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और अगर ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो मैं और काफी बूट कैंप्स करूंगा ऐसे आपके लिए, जो जिसमें देयर इज नो पेमेंट इन्वॉल्व, बट आप सीखें बस. ये मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई मैं अगर पेड कोर्सेज कर रहा हूँ, उससे मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं सिखाऊं सबको, राइट? सो अब हम अगले एनालिसिस पे पढ़ते हैं, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का जो नाम है प्रिस्क्रिप्शन, आपको उसको देख के समझ में आ रहा हो कि भैया आपने डॉक्टर को अपनी दिक्कत समझा दी, डॉक्टर ने पूरी दिक्कत भी एनालाइज कर ली, और आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, राइट? तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को, पहले जो प्रॉब्लम आपने ऊपर समझी है उसको बहुत ज्यादा प्रिसाइज कर दें कि भाई हाँ एग्जैक्टली यहाँ दिक्कत है. जैसे पानी के सप्लाई से अगर एग्जांपल लें, तो मान लो आपको पता लग गया कि भैया इस एरिया के अंदर पानी ज्यादा खर्च हो रहा है, वो आपने एनालाइज कर लिया. फिर चलो और आगे आप चले गए कि भाई इस एरिया में पानी खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है? पाइपलाइन टूटी हुई है. और आप अंदर गए कि भाई पाइपलाइन टूटी हुई है, क्यों टूटी, आगे से ना टूटे, मैं क्या करूं ऐसा. वो एक सिंपल जड़ की जो सोल्यूशन है ना, प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना आप निकाल लें. वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप सीख जाएंगे. या फिर जब भी प्रॉब्लम आती है, हमारे ह्यूमंस में इतना दिमाग तो है कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो लाइक इट्स अ वेरी इनबॉर्न थिंग, और हर इंसान में होती है वो. जैसे मैंने कई लोगों को सुना है कि आप कई पोस्ट आती है कहीं कहीं के टेस्ट इफ यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, या फिर क्या आपका दिमाग वैसा है कि कैन यू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट समथिंग. ऐसा नहीं है. आप अपने दिमाग को वैसा ट्रेन कर सकते हैं, वैसे एनवायरनमेंट में डालें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, केस स्टडीज करें, तो आप डेफिनेटली कैन बिकम अ गुड एनालिस्ट, राइट? अगर मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लिटरली इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, या फिर इफ यू आर एबल टू सेंस सम नेगेटिविटी अराउंड पीपल कि हाँ ये इंसान मेरे साथ सही नहीं कर रहा और समथिंग, दैट इज वन ऑफ द साइन कि यू हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स. बट जिनमें ये नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते. वो अपने लाइफ में धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस करेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे, या फिर ज्यादा अगर ऐसे केस स्टडीज पे काम करेंगे, दे कैन आल्सो इंप्लीमेंट लाइक जस्ट इन cultivate these qualities in it. So narrowing down the problem is the first thing कि आप पूरा जड़ पकड़ लें. Then फिर जो आपने प्रिडिक्शंस करे थे प्रिडिक्टिव एनालिसिस में, जिससे जो पिछली वाली चीज थी उनको एनालाइज करें कि भाई जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो ऐसे क्यों आ रहे हैं आगे जाके, और इनको मतलब बेसिकली क्या लूप होल्स हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप आ गया कि भाई क्यों आ रहे हैं, राइट? ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके लेट्स से वाटर की सप्लाई को ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. आप उन फीचर में जाके घुस के देखें कि हाँ यहाँ गड़बड़ है और इस चीज को ठीक करना है. उस बंदे को कॉल करो कि भाई तेरे पास की पाइपलाइन टूटी है, और जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस सेगमेंट में, एंड दैट्स हाउ यू कैन जस्ट सॉल्व एवरीथिंग जस्ट बाय द डेटा यू आर गेटिंग. और सोचिए इसका अगर आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना लें अपनी जो भी कंपनी है आपकी, तो वो आपको पहले ही बता देगी भैया यहाँ पे ये गड़बड़ है, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, आगे जाके ऐसे लॉस होकर तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जानी है. तो कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है भाई सब, राइट? तो ये चीजें हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में. इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सारा इंट्यूटिव है कि आपके पास जो प्रेडिक्शंस हैं उससे आप बैक ट्रैकिंग करें. और ये सब चीजें कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की, अगर मुझे कोई अच्छा डेटा मिल जाता है. नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली आपको सिखा के तो मानूं, राइट? इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे आप प्राइस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो भी आपकी सर्विस है, कि भाई जस्ट राइट. तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि आपके कस्टमर किस तरीके के हैं, किस एरिया में आप सेल्स कर रहे हैं. मान लीजिए पूरी इंडिया में आप सर्विस देते हैं, तो कहाँ पे किसकी क्या परचेजिंग पावर है, वहाँ पे आप क्या ऑफर्स चला सकते हैं टू गेट मोर सेल्स समथिंग, राइट?
यू कैन नेगोशिएट विद कस्टमर। ये वही चीज हो गई, जैसे प्राइस ऑप्टिमाइज की तो आप बेस्ड ऑन द रीजन आप उनसे नेगोशिएट बेटर कर सकते हैं। मान के चलिए आप बॉम्बे में कोई आइटम बेच रहे हैं और आप उसको लेस प्राइस में बेच रहे हैं और वो ज्यादा में बिक सकता था, तो यू विल लाइक इन अ सेंस यू आर डूइंग लॉस टू योर कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज इंजन एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ये चीजें डेटा एनालिसिस के अंदर ही तो आएगी, ऑल्दो इसमें मशीन लर्निंग भी आ गई, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट इज रूट ऑप्टिमाइजेशन। जो भी मान लीजिए आप ओला कैब्स और ये जो सर्विसेज हैं, इनका कुछ ना कुछ एल्गोरिदम तो होगा रूट ऑप्टिमाइजेशन का। तो वो जो पुराने एल्गोरिदम्स हम पढ़ते थे प्रोग्रामिंग में, ग्राफ और उन चीजों को बेस्ड, उन चीजों पे बेस्ड, उनमें अब एआई कैपेबिलिटीज भी डाली जा सकती है बेस्ड अपॉन द लाइव डेटा दैट यू आर गेटिंग। उससे क्या रूट ऑप्टिमाइज किया जाए, गूगल मैप्स और ये सब चीजें फॉलो करते होंगे, आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो मोर अबाउट इट। इक्विपमेंट मशीनरी ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस डाउन टाइम्स, जो मैंने आपको मशीन जो सीएनसी मशीन का एग्जांपल दिया था, तो ये बेसिकली आप मान के चलें यूज केसेस हैं। ऐसे आप और यूज केसेस सोच के एक इनोवेटिव आइडिया निकाल सकते हैं जिसकी जरूरत हो। कभी भी आप कोई आइडिया निकालें तो ये जरूर देखिए इसकी जरूरत है कि नहीं है, और वो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ यार ये दिक्कत है, इसको ऐसे सॉल्व करी जा सकती है। और वो चीज अब सॉल्व कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है डेटा को एनालाइज करने का। नॉट नॉट दिस थिंग, ये तो था कि क्या करना है, अब हमें सीखना है कि कैसे करना है। कैसे मतलब मैं आपको टेक्निकल नहीं बताने वाला हूँ इन दिस सेशन, बट आई विल लेट यू नो कि कैसे टीम बिल्डिंग और किसको क्या काम दें, कैसे करें अगर आप कल को कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से। अगेन सेइंग आई एम नॉट एट ऑल एन एक्सपर्ट, बट जो मुझे लगता है वो मैंने इसमें लिखा है, राइट। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि यू हैव टू गेट अ टीम। उस टीम के अंदर लोग होने चाहिए जो आपको जरूरत हो। लेट्स से अगर आपको कोई डेटा का काम करना, so you need a people, you need a person who can convert any data into numbers। लेट्स से इमेजेस आ रही है तो वो आपको ऐसा डेटा दे जो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली यू नीड अ डेटा इंजीनियर। अगर आपका ज्यादा बड़ा डेटा है तो आपको एक क्लाउड आर्किटेक्ट भी चाहिए होगा जो आपके डेटा को वेयर हाउस करे, अच्छे से रखे, क्लस्टर करके रखे, ताकि जब जरूरत हो तो आराम से निकाल लो आप अपने सिस्टम में से। तो वो टीम आपको चाहिए होगी, ठीक है। और उस टीम में लोग हो सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामर्स हैं, स्पेशल स्टेटिस्टिशियंस आपने रख लिए, चलो स्टेटिस्टिशियंस नहीं भी रखे तो आपने डेटा साइंटिस्ट रख लिया एक, और या फिर एक टीम बना ली अगर आपका बजट ज्यादा है तो। फिर आप क्या करें, अगर कोविड जैसी सिचुएशन है तो इनके साथ वेबिनार कर लीजिए, अदरवाइज एक सेशन कर लीजिए, पूरा अपना प्रॉब्लम समझाएं सबको क्रिस्टल क्लियर। पहले तो अपनी प्रॉब्लम को तोड़ लें समझाने से पहले, और सबको समझा के फिर उसके बाद इनके साथ बैठ के एक पीओसी बनाएं। पीओसी होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, बेसिकली आप कहाँ हो अभी, आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मतलब सोल्यूशन क्या है और कैसे सॉल्व करनी है। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसके बाद में सबको अपने अपने रोल्स असाइन कर लीजिए, और उसके बाद में एक पाइपलाइन बना लीजिए कि यहाँ से सिस्टम चालू होता है, ये चीजें पैरेलल में चल सकती है, ये चीजें सीरीज में चल सकती है। मतलब मान के चलो कोई ऐसा काम है जो एक काम होने के बाद ही शुरू होता है, तो आप पहले शुरू नहीं कर सकते। तो देखिए कौन से पैरेलल में चल रहे हैं, कौन से सीरीज में चल रहे हैं, इस हिसाब से अपने पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कीजिए डेडलाइंस के हिसाब से। जो अच्छा काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो यार कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, बट मे बी यू कैन जस्ट इंस्ट्रक्ट देम और रिप्लेस देम if problem is really big which is affecting your pipeline। then you have to combine all of the parts जो आपके अलग अलग जगह से आ रहे हैं। then उसके बाद कुछ मशीन लर्निंग के स्टेप्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट और उसको करके। वो भी शायद मैंने उसका एक माइंड मैप बना रखा है एक मशीन लर्निंग का पूरा। एक सेकंड यार, I don't know why this screen is not working, I guess this open board is affecting it। just a second guys। यार just fluctuating। हाँ, this is
और मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से यू कैन बेसिकली एमएल की जो मशीन लर्निंग की पूरी पाइपलाइन होती है वो भी मैं इसी में समझा देता हूँ आपको कि बेसिकली जो एमएल आपका डेटा होता है उसको आप जो डेटा एनालाइज वगैरह जो सारी चीजें हैं वो तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग खुल के कैसे होती है, डेटा वेटा कहाँ से लाते हो आप, प्री प्रोसेसिंग, फिर आप क्या करते हैं मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, वो भी इसी में काइंड ऑफ आ गया, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट उसको ऑप्टिमाइज करके फिर आप मॉनिटर करते हैं ऑन रियल टाइम डेटा, देन यू डिप्लॉय, उसकी एपीआई बनती है, फिर इन जगह पे आप उनको डाल सकते हैं, ये वेबसाइट्स या इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ यार, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, ये इसका कोई और सेशन कभी कर लेंगे। तो ये सब चीजें करके यू विल रिलीज योर सर्विस, जो भी आप कर रहे हैं, कहाँ करना है, प्लेटफॉर्म वगैरह वो सब आपने टीम बना ली होगी, राइट। तो ये पूरा एक आपका मान के चलें जो मैं आपको आज सेशन में समझाना चाह रहा था, ये मेरी कोशिश थी, ठीक है। अब मैं जस्ट आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि ये कोशिश सफल रही तो आप 0 से 10 में एक फाइनल फीडबैक दे दें मुझे, फिर मैं आपसे आगे फीडबैक लेता हूँ कि किस तरीके के और सेशंस आप चाहते हैं जो मैं करूं अदर देन दिस थिंग। ये तो चलो चलेगी पूरी सीरीज, बट सभी एक बार फीडबैक लिखें एंड देन लेट्स स्टार्ट इंटरेक्टिंग। Okay, so those who are watching the recording इस सेशन के बाद में, I'm ending the video right now और that's it. Thank you so much for watching it.